ठीक है। जो जो लोग आई कार्ड, मनीष जो जो आई कार्ड नहीं पहने हैं ना, उनका अटेंडेंस ले लीजिए, और जो नहीं पहने हैं वो एब्सेंट करके पेरेंट्स को भेजिए। पेरेंट्स को पता चलना चाहिए बच्चा एब्सेंट है। हाँ, वो तो एब्सेंट है ही। जो आकर एब्सेंट हो जाएगा तो समझिए पेरेंट्स तुरंत कॉल करेंगे आपको। हाँ, ठीक है। उसका नाम लिखिए, उसका नाम लिखिए। साक्षी का, हाँ, घर में एब्सेंट बोलिए, बोलिए कि बच्चा नहीं आया है, बोलिए। चलिए, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन का। मतलब ब्रेक करना हो गया खत्म, अब हम जोड़ेंगे, ठीक है। और कैलकुलस का ये सेकंड पार्ट है। कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइड होता है जनरली, एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। तो उसमें हम लोग अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब चीजों को ऐड करना। तो उसका जरूरत क्यों पड़ रहा है समझिए पहले। टेस्ट ठीक गया है? हाँ, बोलो। रिजल्ट आ गया? टेस्ट का रिजल्ट खराब रहा, रिजल्ट आ गया। आंसर की से मैच कराए? आंसर की में 2-3 क्वेश्चन गलत था, ये ऑप्शन गलत था। हाँ, तो 2-3 ऑप्शन गलत था। अच्छा ठीक है, जिसको आप जो लगता है आपको गलत है, आज रिजल्ट आ जाएगा उस समय। क्वेश्चन गलत था कि ऑप्शन गलत? अच्छा, अच्छा ठीक, वो मैच कर सकते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो आपको जो जो ऑप्शन लगता है कि गलत है आकर के मिला लीजिएगा फिर, ठीक है। और फिजिक्स में खास करके क्वेश्चन तो हम लोग सीट से ही दिए थे। आ बताइए और क्या, इससे बढ़िया क्या चाहिए? और इसका मतलब जिस स्टूडेंट ने सीट बनाया होगा वो टॉप कर जाएगा, ठीक है। बताइए और इससे बेहतर क्या चाहिए, ठीक है। उत्कर्ष कैसा गया तुम्हारा? हाँ, देखो क्या बोल रही है, जैसे लग रहा था कि हमको छापना है। इससे इजी और क्या रहेगा? चलिए, हाँ, तो कब बनाएंगे? समय है। मुझे इस बार इस टेस्ट से उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। मिनिमम 80% तो आना ही चाहिए। मतलब 100 मार्क्स में 80 मार्क्स तो, चूंकि मॉड्यूल से आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट है, आपने यदि ढंग से एक बार बना लिया है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा सारे। कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ में, ना बायोलॉजी में। जिन्होंने बनाया है उनसे वो, चूंकि हम भी ओवरव्यू करते हैं ना, तो ये डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट लेवल 2-3 टेस्ट के बाद शुरू होगा आपका, ठीक है। अगला टेस्ट क्या चीज है? फिजिक्स में तो मैथमेटिकल फिजिक्स का है ना। कब है? कब है? अरे शेड्यूल भेजे है ना, कब है? 20 को है ना, तो तैयार हो जाइए उसके लिए तैयारी कीजिए। आयुष्मान मॉडल से नहीं आए। एक विद्यार्थी ने बोला, मनीष से बोला कि सर इस बार कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो वो बोला कि लोग व्हाट्सएप नंबर भेजो, हम भेज देते हैं क्वेश्चन। तो उसने व्हाट्सएप नंबर भेजा, उसने क्वेश्चन भेज दिया। मनीष ने लिख के दिया नीचे में, किसी से शेयर नहीं करना है। बच्चा ने किसी से शेयर नहीं किया, और जहां से क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन उसने दिया था वो एक क्वेश्चन भी उसमें नहीं था, बच्चा फेल कर गया। अगले बार से कोई बच्चा मांग ही नहीं रहा है मनीष से कुछ, ठीक है। चलिए बढ़िया से टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टेस्ट आपका ठीक से हो रहा है? हाँ, कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं है उसमें? मतलब कुछ मिलावट, या जिसको कहते हैं कि कुछ जोर घटाव, कोई स्टूडेंट सारे पे ध्यान दिया गया, मतलब कि चीट वगैरह तो नहीं हुआ है ना, चोरी तो नहीं हुआ है? तो आपका टेस्ट जो अच्छे से देंगे उनका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं बहुत नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं, तो 4-10 बच्चा उसमें, 5 बच्चा इसमें बैठा देंगे,
ठीक है, हम सब देखे हैं कौन कितने बजे आई, ये लेट आई, वो पहले आई, कौन कहाँ बैठा था, हम सब जानते हैं। मेरे से कोई चीज छिपा वो नहीं है। लेकिन मेरे मेरे जानने से नहीं ना मतलब है, आपका पढ़ाई अच्छा हो इसके मतलब है ना। ठीक है, समझ गए? अच्छा, दो लोग नहीं आए थे, तुम लेट आई थी ना, और एक, हाँ एक ये लेट आई थी। लेट आने से कोई इशू नहीं है, आपको टाइम कम मिलेगा, बस यही होगा। 1.5 घंटे का पेपर है, आधा घंटा लेट आएंगे तो 1 घंटा टाइम मिलेगा, और क्या है। अब ट्रैफिक की गलती कोई नहीं सुनता है। चलिए हेडिंग दीजिए इसको। और ओवरऑल बात का कंक्लूजन यही है कि आपको सीरियसली टेस्ट देना है, टेस्ट सीरियसली जाएगा तो आपका पढ़ाई बेहतर हो जाएगा। क्या? बिल्कुल। कंप्यूटर क्लास बेसिकली क्या बताया जाता है उसमें, आपने पढ़ा है, क्लास किया था? हाँ, सैटरडे को ही आना पड़ेगा मतलब? सबसे खुशी की बात है कि संडे को नहीं बुला रहे हैं। यदि यदि आप थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो हम संडे को ही बुला लेंगे। ठीक है। अच्छा, जो जो सर क्लास ले रहे हैं काफी नॉलेजेबल पर्सन है, और उनका इस मतलब खास करके डाटा एनालिसिस में बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत बढ़िया नॉलेज है। आपका जो स्टूडेंट खास करके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं फ्यूचर में, बीटेक में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एप्लीकेशन अभी आ रहा है। जब से कोविड हुआ है सारा चीज आपका ऐप के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू रन हो रहा है। तो कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा डाटा एनालिसिस करके आता है, एक आता है डाटा टीवी ऐसे कर कुछ नाम है, एसबी ऐसे कुछ नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो बीटेक से रिलेटेड है वो। ठीक है। और मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं तो फिजिक्स को बढ़िया करना पड़ेगा, और यदि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो फिजिक्स तो बढ़िया होना चाहिए, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, अलजेब्रा बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो आप यदि इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका, समझ गए? ठीक है, वो सैटरडे को क्लास होगा ही, और वो हमारा पूरा वेबसाइट को देखते हैं, सब कुछ एडिट वगैरह सब सिस्टम वगैरह मैनेज वही करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन के इंटीग्रल पार्ट है वो। ठीक है। और साथ में हम लोग मिल करके एक टीम की तरह वर्क करते हैं, तब जाकर के आपको वीडियोस वगैरह एडिट करके मिलता है। जो एडिट करते हैं वीडियो वो भी जानते हैं ना कि कहाँ पर एडिट करना है, वो सब उनको सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा बहुत भी नहीं होगा तो कैसे एडिट कर पाएंगे, समझ गए? उनको सब्जेक्ट का नॉलेज है तब ना। आप लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, जो वीडियोस को देखने की जरूरत पड़ रही है उसका बेनिफिट लीजिए, और खास करके वो टॉपिक्स जो डिफिकल्ट रहे हैं आपके लिए उसको 3 से 4 बार देखिए। इससे क्या होगा ना कि वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, है कि नहीं? चलिए अब देखिए यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं कि ऐड करना है। ऐड करना है कैसे? कैसे क्वांटिटीज को ऐड करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में बेसिकली दो तरह का क्वांटिटीज हम लोग डील करते थे, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता था और एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होता था। यदि हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते थे, मान लीजिए सपोज करें डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो ये एक सिग्निफिकेंट रेट है या इनसिग्निफिकेंट रेट है? सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का मीनिंग समझ में आया? सबसे पहले सिग्निफिकेंट मतलब जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपका 1000 रुपया गिर गया पॉकेट से, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप खोजेंगे, कोशिश करेंगे पता करने की, क्योंकि आपके लिए उस वैल्यू का एक इंपॉर्टेंस है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि गलती से 50 पैसा गिर गया, 50 पैसा तो है नहीं ऐसे, मान लीजिए 1 रुपया गिर गया, तो आप जल्दबाजी में हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो 1 रुपया आपके लिए इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया और 1000 रुपया आपके लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट मतलब जिसके एक अच्छा खासा वैल्यू आएगा, जिससे कैलकुलेशन में इफेक्ट पड़ेगा, और एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट जिससे कैलकुलेशन में वो कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला, वो अपने आप में बहुत छोटा वैल्यू जिसको इग्नोर किया जा सकता है, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर जैसे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो था, ये जो रेट देता है हमको, ये हमको सिग्निफिकेंट रेट देता है, और इसी करस्पॉन्डिंग हम क्या करते थे, जब डेल्टा टी को किसके
नजदीक ले जाते थे जीरो के, तो डेल्टा टी और डेल्टा टी को जीरो के नजदीक ले गए, किस में, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में, तो हमको क्या मिला, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये जो रेट है ये इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत छोटा अंतर है, इसका गैप जो है बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, और उस पर हमको जो चीज मिल रहा है ये रेट, वो रेट क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी उस पॉइंट पर है, ठीक है, और ऑलमोस्ट एक पॉइंट पर है, जबकि यहां dx क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन पोजीशन, तो वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाय वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो जो रेशियो हमको मिला वो हमको मिला वेलोसिटी। यहां पर क्या है, एक सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्स में, इनसिग्निफिकेंट चेंज इन टाइम में, तो यहां पर जो रेट मिला हमको वो एवरेज मिल गया, इसलिए क्योंकि यहां पर जो रेट है वो सिग्निफिकेंट है, यहां पर रेट इनसिग्निफिकेंट है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कुछ ऐसे रिलेशंस निकालेंगे जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू से ऐड करके हम उसको सिग्निफिकेंट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग ने आज तक जीवन में कभी कभी भी आज तक जीवन में 5 रुपए का सिक्का देखा है? कितनी बार देखा है? बहुत बार, रोज देखते हैं। मुबारक हो, आप अमीर हैं। ठीक है, आइए मान लीजिए 5 रुपए का सिक्का जो है उसका थिकनेस ये है, सिक्के का थिकनेस, सिक्के का सरकमफ्रेंस या एरिया नहीं पूछ रहे हैं, आप ऐसे देखेंगे तो सिक्के का जो थिकनेस होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो थिकनेस कितना होगा वो, यदि हम उसको एमएम में मेजर करें तो लगभग कितना एमएम होगा? 0 पॉइंट नहीं, 1-2 एमएम तो होता है, 1 एमएम 2 एमएम मान सकते हैं, ठीक है। आइए अब आपके पास मान लीजिए, सपोज कीजिए वो थिकनेस को आप इग्नोर कर सकते हैं, वो थिकनेस आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो 1 एमएम या 1 एमएम से कम भी होता है कोई कोई सिक्का, तो उसमें आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास 2000 5 रुपए के सिक्के हैं, कितना है, 2000, 5 रुपए का सिक्का 2000 है आपके पास, आप सबको ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से ऐड करते जाएंगे आप, तो एक हाइट कवर होगा, होगा इस तरह से हाइट कवर होता चला जाएगा और आप एक सिग्निफिकेंट हाइट अचीव कर लेंगे, होगा ऐसा। मान लीजिए आप बैंक में गए हैं, तो बैंक में ये हाइट मान लीजिए सपोज करें 1 मीटर है, और एक सिक्के का जो थिकनेस है उसको हम dx मान लेंगे, इसको हम डेल्टा x मानेंगे। तो एक सिक्के का थिकनेस dx मतलब 0 तो नहीं है, थिकनेस है ना, 0 तो नहीं है, यानी dx 0 तो नहीं होगा, है कि नहीं। dx क्या बताता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और डेल्टा x क्या बताता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो अंतर क्या है दोनों में, बोलिए। हाँ, बहुत स्मॉल गैप है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर x फाइनल मान लीजिए हमारे पास 2.0001 है, और ये जो मिलेगा वो 2.000001 मिलेगा। ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है, ये थोड़ा छोटा वैल्यू है, तो ये जो डिफरेंस मिलेगा वो ये डिफरेंस मिलेगा, और यहां पर ये मिलेगा 4, तो ये मिलेगा 2, कुछ इस तरह का डिफरेंस है। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आया, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आया। अब यदि 2.01001 में से माइनस करेंगे 2.000001, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो ऑलरेडी इनसिग्निफिकेंट होगा। डिफरेंस तो है, ऐसा तो नहीं कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, लेकिन बहुत छोटा डिफरेंस है, निग्लिजिबल है। लेकिन यहां डिफरेंस निग्लिजिबल नहीं है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक्टिविटी जो की है उससे क्या हुआ, एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू से, मतलब dx जो कि बहुत छोटा वैल्यू दे रहा है, उससे जोड़ते हुए हम क्या कर लिए, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अचीव कर लिए। समझ पाए, मतलब एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अचीव कर सकते हैं जब इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज को ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे इसको आम भाषा में कहें तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, तो एक बूंद हो गया इनसिग्निफिकेंट। आप सोचेंगे एक बूंद घड़ा में गिरेगा तो उसका घड़े का जो मिट्टी है वही सोख लेगा, उसको सोखेगा ना,
लेकिन यदि रेगुलर बेसिस पर ड्रॉप गिरता रहा तो धीरे 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 समय लगेगा, लेकिन घड़ा भरेगा कि नहीं। तो एक ड्रॉप जो हुआ वो एक डीएक्स अमाउंट हो गया ये, और जब उसमें एक सिग्निफिकेंट हाइट तक पानी फिलअप हो गया तो वो हो गया डीएक्स, डेल्टा एक्स। समझ पाए इस बात को? तो यही चीज को हम लोग यहां पर उल्टे तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। और हम उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा इनसिग्निफिकेंट वैल्यू से सिग्निफिकेंट अमाउंट कैसे अचीव कर सकते हैं और उसका ग्राफ में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको छोटा सा ड्रॉ करना चाहता हूं तो कर लीजिए, ये काम देगा आपको आगे, काम देगा आगे। डेल्टा एक्स बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, और यहां dx बराबर क्या आ जाएगा 2.001 माइनस 2.0000। कितना आएगा ये वैल्यू? अब बताइए, इसको घटा के बताइए कितना आएगा। अब बात नहीं करना है अभी क्लास में, 12 वाले को ही 2 दिन 3 दिन के लिए सस्पेंड किए हैं, क्लास के दौरान बात नहीं होना चाहिए। सस्पेंड हो जाएगा 3 लोग वहां से, आप तीनों, हाँ ठीक है। ग्रुप में मैसेज आएगा और सब पेरेंट भी पढ़ेंगे। कितना कितना वैल्यू आया बताइए? 2.001 माइनस किए 2.0000001 तो कितना आएगा वैल्यू? 0.00009999। और लोग मैच कराइए, ठीक है ये, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू सही है या गलत है? और लोग मैच कराइए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक ही होगा, ठीक ही होगा नहीं। आया? इससे अच्छा तो फोन ही हम ले आते। समझ गया, रहने दीजिए, हो गया, यही मिला जाके। चलिए चलिए लिखिए जल्दी, चलिए लिखिए जल्दी, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको कैसे यूज करेंगे ग्राफ में। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और एक एरिया हम ले रहे हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को पी कह रहे हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,4 है, सॉरी 4,2 है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि 4,2 है तो ये लेंथ कितना होगा 4, और ये लेंथ कितना होगा 2। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या आएगा 4 इंटू 2, दैट इज 8 मीटर स्क्वायर, यदि ये मीटर में है तो, ठीक है, कोई इशू नहीं, इसका एरिया आराम से निकल गया। अब जब सेकंड केस ले, इसको फर्स्ट लीजिए, सेकंड केस में हम लोग आते हैं। सेकंड केस में भी ये x है और ये y, और हमारे पास एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट को P बोल रहे हैं, और ये 2,2 है। तो इसके अंदर में जितना भी एरिया है, इस एरिया को हम निकाल सकते हैं। ये जितना एरिया है इस लाइन के अंदर में, जितना एरिया है वो निकल सकता है। क्या निकलेगा एरिया? एरिया बराबर क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व, अंडर द लाइन ओपी बराबर क्या होगा 1/2। बेस कितना होगा? और ये बेस कितना होगा 2, हाइट कितना होगा 2, बराबर 2 मीटर स्क्वायर। कोई इशू नहीं, एरिया आराम से निकल जा रहा है, ठीक है। अब थर्ड केस में आते हैं हम लोग।
मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है कर्व, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। x के जीरो पर y जीरो होगा, ठीक है, x के जीरो पर y जीरो होगा, तो यहां पर प्लस रखते हैं 2, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ इस तरह का रिलेशन रखते हैं, हमको उसके अंदर नहीं जाना, इस तरह का रिलेशन मान लीजिए रखते हैं, तो आप हमको ये बता सकते हैं कि ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ये एरिया अंडर द कर्व निकल सकता है, क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं इसमें। यदि आपको ये पॉइंट पता भी होगा, ये पॉइंट पता भी होगा, मान लीजिए कि ये पॉइंट 0,4 है और ये पॉइंट जो है वो 4,0 है, मान लीजिए सपोज करें, तो भी आप एरिया निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर यदि आप इसको एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट कराएंगे, एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट कराएंगे, तो भी कुछ एरिया जो है वो ये जो एरिया बच जा रहा है, इस एरिया को आपको लेना नहीं है, लेकिन आप ले रहे हैं, ट्रायंगल यदि ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये वाला पोर्शन जो ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, वो एरिया निकल नहीं पा रहा है, निकल पा रहा है क्या? तो ऐसे एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसे एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, या मान लीजिए अलग से चौथा, मान लीजिए हम एग्जांपल ले ले 4 नंबर, हमारे पास कुछ इस तरह का ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, इस तरह का हमारे पास ग्राफ आ गया। मान लीजिए कि ये भी फंक्शन ऑफ x है। अब यहां पर पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट 4,2 है, सपोज करें, तो आपको इसका एरिया पता करना है। ये एरिया पता हो सकता है क्या? नहीं पता हो सकता है। तो ये एरिया पता होने के लिए मान लीजिए आप ऐसे करते हैं, तो ये एरिया बच जाएगा ना, ये एरिया तो निकल नहीं पाएगा। आप इसको कह सकते हैं 1/2, बेस कितना आया 4, हाइट 2 है, ये निकल सकता है, तो बराबर 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये एरिया तो ये होगा, ये एरिया अनकवर्ड। इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जब रहेगा, जब एरिया जो हमारा बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनेगा, कर्व लाइन से बनेगा, तो उस ज्योमेट्री को पता करने के लिए, उस एरिया को निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 ड्रॉ कर लीजिए। समझ पा रहे हैं बात को? धोनी तुम टेस्ट नहीं दिए थे? दिए थे, क्यों? चलिए अगला टेस्ट आप सब लोगों को देना है, जिनका लेट एडमिशन हुआ है वो बात अलग है। आधा घंटा पहले आइएगा, क्वेश्चन मतलब आंसर शीट मिल जाएगा, उसको फिलअप करते रहिएगा बढ़िया से। हो गया?
हम्म। अच्छा, मैं बांसुरी कहाँ से आ गई? तुमको कैसे पता? अच्छा, हम ही बताए थे। मैंने कब कहा कि हाँ आप लोग को नहीं सुनाएंगे? ऐसा तो नहीं है। आप लोग कभी इच्छा जाहिर नहीं की है। देखिए, जब हम बांसुरी सुनाते हैं तो सबसे पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। हम्म। इसलिए कि जब हम सुनाए तो कोई चाह कर भी भाग ना सके। अब मनीष को बोलते हैं बाहर से, सह लो चुपचाप, ऐसे कहते हैं। एक मेरा इलेक्ट्रिक तानपुरा है, इलेक्ट्रिक तानपुरा लगेगा कहाँ से? एक वहां से पावर देना पड़ेगा। अच्छा, सुनाने की क्या है? वो तो एक छोटा वीडियो बना करके हम आपको। ठीक, ठीक है, ठीक है, कभी समय रहेगा तो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये लोगों ने सुनाई। अरे तो अभी समय बीत गया क्या मतलब? चले, हो गया। आइए। किसी दिन सैटरडे को टेस्ट आप दे के टेंशन टेंशन में रहेंगे तो उस दिन बजाएंगे। कुछ ऐसे राग हैं जो आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा मन अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा। चलिए अब ध्यान से देखिए सब लोग। एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं, टी टाइम। रियल सिचुएशन ले रहे हैं, अब खुद पता चलेगा क्या होने वाला है। और ये वाई एक्सिस पर वी लेते हैं जिसको हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, हमारा कर्व लाइन कुछ इस तरह से है और ये हो जाएगा क्या? v इज फंक्शन ऑफ t। ठीक है, t के फंक्शन में कुछ दिया रहेगा, v बराबर 3t² - 4t, ऐसा कुछ दिया रहेगा। मतलब t के चेंज करने से v चेंज करेगा। ठीक है, t के चेंज करने से v चेंज कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल मोशन में तो है ही, साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक, अब हम लोग यहां पर बात करें, मान लीजिए किसी एक टाइम पर हम यहां पता करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं, तो ये हमारा टाइम t1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पर वेलोसिटी होगा उसको हम v1 कह रहे हैं, और यहां पर एक टाइम ले रहे हैं, ये टाइम को t2 ले रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा v2 होगा। ऑब्वियसली एट एट t2 इज ग्रेटर देन t1, v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा ऐसा। तो ये कर्व हमारा मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कि इसीलिए तो टाइम के बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, हमको पता करना है इसका एरिया। ये पॉइंट को मान लेते हैं P, तो इसके अंदर जो एरिया है वो पता करना चाहते हैं। ठीक है, हमको पता करना है, वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर PT ग्राफ, सॉरी
P पॉइंट, एरिया अंडर VT ग्राफ, ठीक है, अप टू पॉइंट P, पॉइंट P तक हमको पता करना है, ठीक है। अब यहां से कहानी को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इमेजिनेशन बेहतर करना पड़ेगा यहां पर, तब आपको टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मास्टर ठीक नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। आइए यहां पर, ये T1 टाइम हुआ और ये T2 टाइम हुआ। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंटल, स्मॉल एलिमेंटल टाइम इंटरवल लेते हैं इसके लिए। तो हम यहां पर सब लिख रहे हैं, वी टेक स्मॉल एलिमेंटल टाइम इंटरवल, कितना, स्मॉल एलिमेंटल टाइम इंटरवल dt। तो dt, अब यहां पर ये पॉइंट मान लीजिए कि dt है थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट को मान लीजिए कि हम कहते हैं a पॉइंट, और इस पॉइंट को b कहते हैं। तो ये b पॉइंट पर t कितना होगा, t1 प्लस dt होगा। समझ पा रहे हैं कुछ? a पॉइंट यदि t है, t1 है ना, तो ये t1 प्लस dt होगा, मतलब छोटा सा एलिमेंटल डिफरेंस लिए हैं। उस छोटे से एलिमेंटल डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस है, उस डिफरेंस में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो है ना वो एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट की तरह ट्रीट हो रहा है। आपको कर्व दिख रहा है इस तरह से, लेकिन वो गैप बहुत छोटा है। आप सोचिए कि 0.00000999 है, उतना छोटा गैप है ये ए से बी का। तो वो छोटे से गैप में आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा गैप दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि इतना गैप को एक सर एक मतलब V1 क्यों मान सकते हैं, इसको V1 मानेंगे, इसको V2 मानेंगे, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन ये गैप बहुत छोटा है, 0.00000999 है, वो हम आपको दिखाई नहीं सकते। तो उतने से गैप के लिए वो एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ऐसे। तो ये जो गैप आया है, ये गैप बहुत छोटा है, उसे करस्पॉन्डिंग v कांस्टेंट रहेगा। तो यहां लिखेंगे फॉर दिस टाइम इंटरवल v1 विल रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा उस उतने से के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब इसको हम लार्ज लेवल पर देखें, मतलब 100x करके देखें इसको, 100x मतलब बड़ा लार्ज करके देखें, जूम करके देखते हैं इसको। तो जूम करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, और ये सेम चीज यहां पर भी हम करें, इस पॉइंट को C बोलिए और इसको D, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, T2 प्लस dt। तो यहां पर दोनों को देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आएगा रिजल्ट। और इस तरह से रिजल्ट कुछ आएगा, तो ये होगा V1 और ये होगा dt, ठीक है, ये एरिया होगा, समझ पा रहे हैं। और ये करस्पॉन्डिंग उसके ये V2 होगा, और ये पॉइंट A, ये B, ये C और ये D, यहां भी dt आएगा इंटरवल, और ये V2 होगा, तो ये एरिया, यहां से इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? इतने से एरिया को, इतना सा एरिया को हम लार्ज करके देख रहे हैं। तो वहां A पॉइंट यहां आ रहा है, B पॉइंट यहां आ रहा है, इनके बीच का गैप क्या है, dt। A पॉइंट पर टाइम कितना है, A पॉइंट पर जो यहां पर टाइम मिलेगा वो T1 मिलेगा, और इस पॉइंट पे मिलेगा T1 प्लस dt। अब C पॉइंट पर टाइम क्या मिलेगा, T2, और यहां पर D पॉइंट पे क्या मिलेगा, T2 प्लस dt। यानी कि C से D का गैप कितना हो गया, dt का, जो A से B का गैप है। अब इस गैप में वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो कि गैप बहुत छोटा है, आपको 100 टाइम्स लार्ज करके बनाया गया है ये, तब आपको इतना बड़ा दिख रहा है वो। और जब यहां से ये जो गैप है, C से D का जो गैप है, उस गैप पर V2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉल एरिया लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा क्या,
ये वी है ना, और ये टी ग्राफ है, ऐसा कुछ है। तो इसमें स्मॉल एरिया ऐसा ले सकते हैं, स्ट्रिप्स, स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप्स जो हम लोग लेते आ रहे हैं। इसमें कई स्मॉल स्ट्रिप्स ले सकते हैं इस तरह से। तो ये कह सकते हैं द एरिया इज combination of small elemental strips of area। स्ट्रिप्स का एरिया क्या आ जाएगा, V1, मतलब कि V इंटू डी टी होगा। क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, V1 इंटू डी टी, और ये एरिया कितना होगा, एरिया बराबर, और ये हो जाएगा एरिया कितना आएगा, V2 इंटू डी टी, ये एरिया होगा। समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह सब को, मतलब सब छोटे से स्ट्रिप्स को तो डी ले रहे हैं, और एक ऑन एन एवरेज V ले लिए, सब जगह पर V1 V2 V3 V4 ऐसे ऐड करते चलेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, एरिया अंडर द VT ग्राफ। तो यदि हम लिखना चाहें तो टोटल एरिया A बराबर क्या हो जाएगा, V1 dt प्लस V2 dt प्लस डॉट डॉट प्लस VN dt। यदि मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ स्ट्रिप से वो एरिया कवर हुआ, मान लीजिए कि यहां से यहां तक में, कहां से कहां, O पॉइंट से P पॉइंट तक गए, तो इसमें n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स लिए। मान लीजिए कि हम 10 स्ट्रिप लेते हैं, बात को गौर से ध्यान से समझिएगा, कहां से जाना है, O से P तक का ये एरिया कवर करना है। तो मान लीजिए 10 स्ट्रिप से 10 एलिमेंटल स्ट्रिप्स लिए तो भी हम एरिया कवर कर सकते हैं, और 100 एलिमेंटल स्ट्रिप्स लेंगे तो भी एरिया कवर कर सकते हैं। बस फर्क क्या है कि 10 एलिमेंटल स्ट्रिप्स लेंगे तो उसके स्ट्रिप का गैप बढ़ जाएगा, और यदि 100 लेंगे तो गैप छोटा हो जाएगा, और जब गैप छोटा होगा तो सिग्निफिकेंट वैल्यू और इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। और हमारा जो ये गैप है, ये कौन सा गैप, ध्यान से देखिए, यहां जो गैप बन रहा है, गौर से देखिएगा, ये जो ऊपर में गैप बन रहा है, ये गैप जो ये बीच बीच में ये गैप बन रहा है जो आपको अभी दिख रहा है, ये जो गैप बन रहा है, ये गैप कब अच्छे से फिल होगा, जब 100 स्ट्रिप्स लेंगे उस एरिया के लिए, या 10 स्ट्रिप्स लेंगे उस एरिया के लिए। 100 स्ट्रिप्स लेंगे तो वो गैप भी फिल हो जाएगा। यदि आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो बताइए। यदि मान लीजिए सपोज करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं, वो पहले जमाने वाला वो कुर्सी देखे हैं जिसमें व्हाइट रंग का ना वो स्ट्रिप से उसको बिना जाता है, देखा है आपने? वो अब नहीं दिखता, पहले होता था। व्हाइट रंग का प्लास्टिक का स्ट्रिप से उसको पूरा बिना जाता है ना? अच्छा, वो व्हाइट रंग का स्ट्रिप्स जो है, मान लीजिए कि हम उसको कम लाइन उसमें ड्रॉ, मतलब कम लाइन से बांधते हैं उसको, तो स्ट्रिप्स का गैप ज्यादा होगा, तो वो जो टेबल जो कुर्सी है वो कम मजबूत होगा। और ज्यादा स्ट्रिप्स देंगे तो पूरा भर जाएगा, पूरा फिलअप कर लेगा, जो स्पेस खाली था वो भी फिलअप हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रिप्स देने से उसका जो रस्सी है उसको बार बार घुमा करके वो हम लॉक करेंगे, तो वो ज्यादा घना होगा तो ज्यादा मजबूत होगा। घना होने से क्या मतलब है, जो एरिया दिख रहा था पहले कम स्ट्रिप्स यूज करने पर, वो एरिया अब दिखने नहीं लगेगा, वो भी फिलअप हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हम छोटा छोटा स्ट्रिप्स लेकर के हम चल रहे हैं, मतलब हम मान लीजिए 10 से 15, मान लीजिए हम 20 स्ट्रिप्स ले रहे हैं, तो ये एरिया फिलअप हुआ। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये वाला एरिया भी फिलअप हो जाए, तो और छोटा छोटा स्ट्रिप्स लेंगे, और छोटा छोटा स्ट्रिप्स लेंगे, मतलब कि इनके बीच का गैप को और कम कर लेंगे, ज्यादा स्ट्रिप्स आ सके। ज्यादा स्ट्रिप्स आ जाएंगे तो ये एरिया भी खत्म हो जाएगा, मतलब वो भी जो ये नहीं निकल पा रहा है एरिया, वो भी काउंट होना लगेगा। समझ में कि नहीं समझ में आया? आप इसको ऐसा समझिए, यहां पर 10 स्ट्रिप्स हम यूज कर रहे हैं, और यदि हम 100 स्ट्रिप्स यूज करेंगे तो स्ट्रिप्स के बीच का गैप कम हो जाएगा ना। तो जब ये गैप कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये एरिया भी फिलअप हो जाएगा, होगा। तो यहां पर ये जो किए हैं ये वही है
मान लीजिए कि आप पहला स्ट्रिप का एरिया लिए V1 dt, ये स्ट्रिप का एरिया समझ में आया? ये स्ट्रिप का एरिया कैसे बना? आपने क्या किया, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ dt लिया, उसके करस्पॉन्डिंग V1 लिया, और इस dt के दौरान में V1 कांस्टेंट है, फिर इस dt के ड्यूरेशन में V2 कांस्टेंट है अलग जगह पर। सारे स्ट्रिप्स को हम एक करते चले, जोड़ते चलेंगे, तो ऐसे हमारे पास मान लीजिए 10 स्ट्रिप्स आएगा, तो n की जगह पर यहां क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमने 10 स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया, वो एरिया बता रहा है। लेकिन यदि हम और प्रिसाइज होना चाहते हैं तो इसको और नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ा देंगे, यहां n का वैल्यू 100 कर देंगे, तो ये एरिया तो वही रहेगा, लेकिन जो 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 बीच में गैप आ रहा था, जो रस्सी हम यूज कर रहे थे, जो जो गैप आ रहा था, वो गैप भी ज्यादा रस्सी यूज करने से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को, ये जो एरिया है, इसी एरिया को हम कैसे लिखते हैं? सेम यही चीज को हमको इंटीग्रेशन में यूज करना है, इंटीग्रेट करते हुए यूज करना है। इसी को लिखने का तरीका है, और n बढ़ा देंगे तो हमारा वो जो गैप है वो भी फिलअप हो जाएगा। कैसे? देखिए, डेल्टा डेल्टा 1 अपॉन, या फिर ऐसे कर लीजिए डेल्टा t टेंस टू 0, या फिर आप सीधे सीधे समेशन ले लीजिए। समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक क्या लेंगे, vi इंटू dt लेंगे। समझ पाए इसको? मतलब बहुत छोटे छोटे लेंथ से हम ऐड कर रहे हैं उसको, और इसी को जब फाइनली हम ऐड करेंगे, इसी को सेम को, तो a बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन v dt, कहां से कहां, t1 से t2 तक। ये जो समेशन है, ये समेशन को ही लिखने का ये तरीका है। अब यहां पर v जो है वो उस इसके दौरान में एक रिलेशन देगा, v का t के साथ रिलेशन होगा, लिखे है ना, v इज फंक्शन ऑफ t लिखे हैं। तो जो फंक्शन ऑफ t आया है, मान लीजिए लेट, थोड़ा देर के लिए लेट मान लेते हैं v इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 2t प्लस 1, ऐसा कुछ आया है, तो ये रिलेशन को हम यहां पुट करेंगे, तो t का टर्म होगा और उसके साथ मल्टीप्लाई भी dt होगा, तो उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वही एरिया बताएगा। समझ गए? और ये एरिया किसका होगा, ये पूरे के पूरे, कहां से कहां तक का, t1 से t2 का। जब t1 को 0 ले जाएंगे और t2 को मान लीजिए इस पोजीशन पे ले आते हैं, ये t3 रिप्रेजेंट करता है। जब t1 0 पे आ जाएगा और t2 जो है वो t3 बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? तो ये जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल इंटीग्रेशन, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 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 द कर्व फ्रॉम लोअर लिमिट लोअर लिमिट t1 टू अपर लिमिट t2। t1 से कहां तक उसको ऐड करेंगे हम लोग, t2 तक, और छोटे छोटे एलिमेंटल स्ट्रिप जिसका एरिया क्या होगा, v इंटू dt होगा, उस सब को हम ऐड करते चलेंगे t1 से t2 तक, तो वो एरिया हमको मिल जाएगा। समझ पाए? इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। उतारिए पहले। कहीं भी फिजिक्स है? चलिए उतारिए, खुश होने की जरूरत नहीं, उतारिए। हाँ, कौन वाला बोलो? ये क्या, ये नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, सब लिखना है। हाँ, सीक्वेंस में ऐसे बनाते हुए लिखना है, नीचे मत उतारना शुरू कर दीजिएगा, पहले पहले वहां से स्टार्ट कीजिए। ये डायग्राम, इसको लिखिए, इसको लिखिए, फिर ये ऐसे लिखते हुए ऐसे नीचे आते हुए ऐसे आइए। तुम लिखो, क्या हुआ? बैग नीचे रख दो, कोई चोरी नहीं करेगा, रख दो नीचे। हाँ, नीचे उसमें है ना, डेस्क रखा हुआ है ना। हाँ, 16,500 सिर्फ उसको लगाने में लग गया हमको, इसलिए उसको यूज करिए। बताना पड़ता है, ऐसे माहौल बनता है।
हेडिंग नहीं लिखे तुम? हेडिंग में विश्वास नहीं रखते हो? अच्छा, वहां हेडिंग लिखे हो, एक पेज छोड़ कर लिख रहे हो। ध्यान से सारा पोजीशन लिखिएगा ठीक से। फास्ट लिखिएगा थोड़ा। जो कंप्यूटर्स क्लास ले रहे हैं ना सर, यदि उनका आप लगभग मैक्सिमम मेरे ख्याल से 7 से 10 क्लास, मतलब 10 क्लास मान के चलिए कर लीजिएगा, तो आप आराम से पार्ट टाइम जॉब करते हुए 10,000 अर्न कर सकते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं। आप पोस्ट पोस्ट ड्रॉ करना, पोस्टिंग ड्रॉ करना हो गया, कुछ वेबसाइट डिजाइन करना हो वो भी कर सकते हैं आप, बेसिक लेवल का ग्राफिक्स डिजाइन, हाँ, वेब डेवलपमेंट। घर बैठे आप, आपके पास एक लैपटॉप है, हाँ वही वही बिल्कुल सही बोल रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हैं आप अपने लैपटॉप से ही आप यदि उस, हाँ बहुत सी चीज कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं आप किसी कंपनी का। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं 11 खुद से अपना करते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं घर बैठे। अब तो इतना ऐसा समय आ गया है। तो उस आई कार्ड का बोझ नहीं उठ रहा है तुमसे। किसी को कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी। हाँ हाँ, वही वही उसी लिए बताया। अब सुनो ध्यान से, मान लो ये 10 स्ट्रिप है, तो बड़ा बड़ा गैप आएगा। यदि स्ट्रिप को बढ़ा देंगे, 100 स्ट्रिप्स कर देंगे, तो गैप घट जाएगा, तो ये फिलअप हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रिप के बीच का गैप घट जाएगा। माइन्यूट नहीं रहेगा, वो सब फिलअप हो जाएगा यदि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ा देंगे तो। एक्चुअली हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ना, नजर उसी पर रहता है। आप वो जो गैप है, वो गैप का वैल्यू कितना है, ये लाइन से ये लाइन के बीच का गैप कितना है बता सकते हो? ये लाइन से ये लाइन के बीच का गैप कितना है? 0.000999 अभी निकाला है तुमने। वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते ना वो ओवरलैपिंग, आपको दिखेगा ही नहीं, आपको सिर्फ इमेजिन करना होगा। साइंस के स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? इमेजिनेशन। जब हम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हम लोग को वो प्रोडक्ट बनाना होता है जो पहले कभी नहीं बना, वो है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन हम लोग उसका मॉडलिंग तैयार करते हैं, मॉडल बनाकर उसको रन कराते हैं, रन कराने के बाद फिर उसके बाद उसका सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेशन के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, लोड एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चर डिजाइन करते हैं, कैसे असेंबल्ड होगा पार्ट्स, एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट बनेगा, और वो असेंबली कैसे होगा। बना दिया, मन किया बना दिए, वो मन किया बना देने से नहीं ना हो जाता है। किसी ने जीवन में पहली बार सोचा होगा कि कार का शेप ऐसा होगा, तभी तो आज आप कार देख पा रहे हैं।
समझ पा रहे हैं? सोचिए जिन्होंने जिन्होंने पहले साइकिल बनाया होगा कितना, तो उसको सब पता होता तभी तो वो काम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बताते हैं, यदि आप इमेजिन कर सके तो बताइएगा। छोटा सा एग्जांपल से बताते हैं, इमेजिन होगा तो बताइएगा। कार चल रहा है स्ट्रेट रोड पर, तो पीछे वाला व्हील, दोनों व्हील एक एक आरपीएम से घूमेगा। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट से, एक ही रेवोल्यूशन पर मिनट से घूमेगा। स्ट्रेट चल रहा है, जब टर्न करेगा तो जो टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया, तो इनर व्हील जो है वो कम घूमेगा और आउटर व्हील ज्यादा घूमेगा। होगा ऐसा? तो आउटर व्हील ज्यादा घूमेगा, इनर व्हील कम घूमेगा। लेकिन यदि एक ही शाफ्ट से जुड़ा हुआ है तो दोनों तो सेम स्पीड से घूमना चाहिए। तो ऐसा हम क्या अरेंजमेंट करें कि एक व्हील कम घूमे, एक व्हील ज्यादा घूमे, तभी तो टर्न हो पाएगा, अदरवाइज टर्न ही नहीं हो पाएगा। दोनों व्हील सेम स्पीड से घूमेगा, स्ट्रेट ही रोड पे निकल जाएगा वो, भले ही आगे घर होगा तो घर तोड़ देगा वो। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल डिजाइन करते हैं। डिफरेंशियल होता है, पीछे लगा रहता है, और उसमें सन एंड प्लैनेट अरेंजमेंट होता है, गियर अरेंजमेंट उसको बोलते हैं हम लोग। वो जितने आरपीएम से इसका स्पीड बढ़ाएगा उतनी से इसका घटा देगा, तब टर्न कर पाएंगे। एक कार जो है ऑलमोस्ट 3000 पार्ट से मिलकर बना होता है, और उस सब का अपना अपना फंक्शन होता है। हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप दरवाजा खोलते हैं, बैठते हैं और एसी चला करके निकल लेते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर इस तरह से कार डिजाइन करते हैं कि एक अनपढ़ गंवार आदमी जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी चला सके कार, उसके अंदर भी एबिलिटी हो, वो कार चला सके। इस तरह से डिजाइन किया जाता है उसको। इंसान के पास 2 पैर 2 हाथ है ना? तो इस तरह से सिस्टम डिजाइन किया जाता है कि वो 2 पैर 2 हाथ से ही काम चल जाए। अच्छा, इधर ही लिख रहे हो? लो, तुम्हारे रास्ते से हट जाते हैं। कौन? कहां पर बोलो? डेल्टा कहां लिए हम? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ये वाला, ये सिग्मा। हाँ, तो ये कैसे आया? इन सारे टर्म को जोड़ेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैथमेटिकल टर्म है ये, एडिशन बताता है। एडिशन में क्या बताता है? आई है तो वी आई डी टी है, तो आई का वैल्यू 1 रखेंगे। जैसे कहां से आई का वैल्यू कितना लेना है? 1, और कहां तक जाना है? n तक। तो आई का वैल्यू 1 से n तक, मान लीजिए n 10 है, सपोज करें थोड़ा देर के लिए। तो ये कैसे ऑपरेट करेगा? ये जो सिस्टम है कैसे ऑपरेट करेगा? पहले आई का वैल्यू 1 रखेगा, उसको रख देगा, फिर प्लस करेगा, फिर आई का वैल्यू 2 रखेगा यहां पर, तो यहां पर v2 dt मिलेगा, फिर प्लस करेगा, फिर यहां आई का वैल्यू 3 रखेगा तो v3 dt रखेगा। इस तरह से यही चीज मिलेगा। ये मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, सिग्मा पढ़े कि नहीं अभी तक आप लोग? 10 में था ना? हाँ, स्टैटिस्टिक्स में होगा फिर। हो गया, लिख लिए? इसके नीचे लिखिएगा। ड्रॉ हो गया, कंप्लीट हो गया? क्या है ये? इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल। जैसे सिग्मा का चेंज का सिंबल क्या होता है? वो डेल्टा, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो डेल्टा, उसको डेल्टा कहते हैं, और वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एस टाइप का सेम साइन दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना। हम क्या कर रहे हैं? वी डी टी जो टर्म है, वो एरिया को हम T1 से लेकर T2 तक ऐड कर रहे हैं, तो हमको A मिल रहा है।
क्लियर हुआ? और किसी को कुछ पूछना है? तुमको कुछ पूछना है? चले, चलिए इसके बारे में लिखिए। एक इसके, यदि इसके पास जगह है तो लिखिए, नहीं तो फिर नीचे लिख लीजिए, कोई इशू नहीं। इसके लिखिए द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व is A, capital A, area under the curve is capital A, is determined by, is determined by, determined by a small, sorry, determined by summation of, summation of, summation of small elemental, small elemental strips, small elemental strips, strips of area V into dt, strips of area V into dt, V into dt, which will be added sequentially, which will be added in sequence, लिख लीजिए, which will be added in sequence, which will be added in sequence, full stop। आगे लिखिए if we increase, if we increase the number of elemental strips, if we increase the number of elemental strips, then we can find, then we can find the precise, the precise result, we can find the precise result in terms of, in terms of area under, area under VT graph, area under VT graph, VT, area under VT graph, full stop। आगे लिखिए this, this precise addition, this precise addition or summation, this precise addition or summation can be represented by, this precise addition or summation can be represented by the, by the integration expression, by the integration expression, expression, integral expression होता है बेसिकली। इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन a is equal to, a is equal to, इस तरह से एरो दीजिए, इस तरह से बनाइए, इसको उतार लीजिए पहले, a बराबर, इसको उतार लीजिए, इंटीग्रेशन dt कहां से कहां, t1 से t2। इसके बारे में अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो गया। अब इसमें लिखिए, इसके नीचे लिखिए, जस्ट इसके बारे में लिखिए, गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन says that, given expression says that we can get area under the curve, we can get area under the curve by adding, by adding small elemental strips, small elemental strips of area V dt, small elemental strip of area V into dt, ब्रैकेट में रखिएगा उसको, V into dt from lower limit of time, from lower limit of time t1 to, t1 to t2, t1 to upper limit of time, upper limit of time t2, full stop। अब उसके नीचे जस्ट लिखिएगा if we take t1 as a, if we take t1 is equal to 0, लिखिए if we take t1 is equal to 0
and T2 is equal to T3, T1 is equal to 0 and T2 is equal to T3, then we will find the complete area. We will find the complete area from point O to point P. Point O to point P. क्लियर हो गया? डायग्राम में आपको बना हुआ है, T3 आपको दिख रहा है, कहां पर है? T3 लिखा है ना आपने। और यदि T1 कहां हो जाए 0, तो एरिया कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। लोअर लिमिट उसका 0 हो गया, T1 0 हो गया, तो यहां से एरिया स्टार्ट हुआ पूरा का पूरा कवर करते हुए। अब कहां तक गया आप? T3 तक। तो T3 तक गए तो O से P का पूरा एरिया कवर हो गया, क्योंकि DT स्मॉल एलिमेंटल एरिया है। वो छोटे छोटे एरिया कहां से कहां ऐड किया आपने? 0 से लेकर के T3 तक, तो सारा एरिया पूरा कवर हो गया। तो यही एरिया अंडर द कर्व जो VT ग्राफ होगा। अच्छा, VT ग्राफ एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? आप ये सोच सकते हैं कि ये जो एरिया होगा ये क्या देगा। ये कैसे बना है? तो ये बना है V इंटू dt से। तो हमको पता है कि V बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। तो यहां से dt इधर जाएगा तो dx बराबर क्या होगा? V dt। इसका मतलब है कि एरिया अंडर VT ग्राफ जो होगा वो चेंज इन पोजीशन देगा, यानी एरिया अंडर VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन पोजीशन। तो ये आप टोटल एरिया निकाल लेंगे तो आप टोटल 0 टाइम से लेकर के T3 टाइम तक कितना चेंज इन पोजीशन आया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या आया, वो निकल जाएगा। ऑब्वियसली आप यहां से T1 तक चलेंगे तो कम डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, आप O से T2 तक जाएंगे तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि एरिया ज्यादा होगा, और 0 से T3 जाएंगे तो ज्यादा और एरिया होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का और ज्यादा होगा, क्योंकि V इंटू dt बराबर क्या हो गया? dx। अभी आप लिखिएगा नहीं, हम इसको अच्छे से अलग से लिखा देंगे। मतलब इस तरह से हम आपको थोड़ा ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को निकालने का हमारा बेनिफिट क्या है। तो VT ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी चेंज इन पोजीशन देगा। उससे हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये ऐसा रिलेशन दे देगा, आपसे पूछेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो उसके उतने सेकंड के लिए जो एरिया होगा उसका एरिया आपको निकाल लेना है, वही चेंज इन पोजीशन बताएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आया? उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया, लिख लिए। अब आइए कुछ रूल्स पढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। आसान टॉपिक था या डिफिकल्ट था? हाँ, आसान था। सबसे आसान कौन सब्जेक्ट होता है? बायोलॉजी सबसे आसान है। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी में, तो सबको उसमें पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए। हाँ, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं प्लस? जोड़े नहीं हैं? कब जोड़ने का सोचे हो? कितना तुम्हारा एक्सपेक्टेड कितना है मार्क्स है सर? ऐसा तो आज आ ही जाएगा, सबको एक दूसरे का पता चल ही जाएगा, तो छिपा क्यों रहे? हाँ, ग्रुप में आएगा, सबको भेजा जाएगा। अरे तो रिजल्ट तो ग्रुप अलग करने से क्या फायदा? रिजल्ट तो दोनों के ग्रुप में भेजा जाएगा। सरकार कह रही है कि लड़की लड़कों में कोई अंतर नहीं है, ये अलग अलग करने के लिए तैयार है। मुझे, मेरी एक छोटी बेटी है, मुझे लोग इतना समझाएं बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, आइए देखो अलग कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि किसी का भी 80% से कम नहीं आएगा।
लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में, इसलिए कोई ये नहीं कहेगा कि हमको नहीं पता था सर। पहले से बोले हुए भी थे हम, और इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ था। आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा था? इंस्ट्रक्शन पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला। तुम छोड़ो, तुम तो आधा घंटा लेट ही आई थी। और लोग ने पढ़ा? लेकिन हम नहीं पढ़े थे, लेकिन पहले से पढ़ा था। और इससे बेहतर और क्या चाहिए? चलिए, आइए इसको उतारिए, लिखिए। हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ रूल है, कुछ रूल है उसके, उसको फॉलो करते हुए हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब जिसका डिफिनिट पॉइंट नहीं है, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ है। मतलब जैसे इसमें था ना, T1 लोअर लिमिट था, T2 अपर लिमिट था। इनडिफिनिट में लिमिट्स दिए ही नहीं रहेंगे, इंटीग्रेट होगा सीधे। ठीक है, अब वो आगे पढ़ेंगे, उसको आगे बनाएंगे, तो इनडिफिनिट करेंगे तो डिफिनिट समझ में अच्छे से आएगा। चलिए हेडिंग दीजिए, हम लोग लिखते हैं आगे। जैसा डिफरेंशिएशन में रूल था, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी रूल है। ठीक है, बहुत आसान आसान रूल है। फिजिक्स में आसान आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा। जो डायरेक्ट आपको करना होगा, आप डायरेक्ट करके निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर थोड़ा सा हम लोग रूल फर्स्ट लेके चलते हैं। हम लोग समझिए, थोड़ा सा रिलेट करके चलते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सही में रिलेट होता है, जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो जैसे मान लीजिए, हमको याद करिए कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, मान लीजिए सपोज करें, तो हम वाई को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां ऑपरेटर कौन है हमारा? डी एक्स। ये ऑपरेशन करेगा। ठीक है, और वहां पर यहां के केस में मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। इसको हम, यदि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, यहां पर इंटीग्रेशन फॉर्म में है, तो जैसे यहां पर y इज फंक्शन ऑफ x है, यहां पर भी y फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो ऑपरेटर यहां dx है, लेकिन यहां ऑपरेटर ऊपर आ गया है। अब यहां पर y का जो भी होगा, y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ऐसा कुछ आ गया, तो आप यहां पुट करेंगे y की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और यहां dx होगा। ठीक है, ऑपरेटर कौन है? यहां ऑपरेटर dx था, यहां भी ऑपरेटर dx है, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में था, यहां मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, यहां पर उसको तोड़ेगा, y को ब्रेक करेगा वो, लेकिन ये y को जोड़ेगा। समझे? ओवरऑल हम बता रहे हैं, फिर रूल में चलेंगे आगे हम लोग। समझ गए? तो इस तरह से ऑपरेशन होगा, y का x के टर्म में होगा, ऑपरेट ये करेगा। यदि y x के टर्म में नहीं है, यदि कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। जैसे यहां पर y में कोई टर्म कांस्टेंट होता था तो डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते थे उसको, उसी तरह यहां यदि कोई कांस्टेंट हुआ तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। समझ गए? और फिर ऑपरेशन जो भी है वो करेंगे। देखिए कैसे रूल क्या कहता है। अब रूल पे आते हैं। कैसे फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है कि इफ y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये तो होगा ही, और इंटीग्रेशन आई हम ऐसे लिखते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। ठीक है, और y फंक्शन ऑफ x की तरह किसकी तरह है? x टू द पावर n। बोला y किसका फंक्शन है? x का। और क्या रिलेशन दिया हुआ है? x टू द पावर n। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन में भी हम पहला रूल पढ़े थे, x पे पावर n, जहां n क्या था? वेयर n इज इंटीजर था ना, या कह लीजिए रियल नंबर था। रियल नंबर लिख देते हैं, तो रियल नंबर था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर x टू द पावर n पुट करेंगे dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करता है? हमने क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन तोड़ेगा, इंटीग्रेशन उसको ऐड करेगा।
ठीक। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, n आगे जंप करता था और x टू द पावर n माइनस 1 होता था। यहां पर इंटीग्रेशन जब ऑपरेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, ऑपरेट ये करेगा, मतलब इंटीग्रेशन हमको इसका करना है, ऑपरेशन इंटीग्रेशन का कौन करेगा, dx। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेट करेगा तो क्या होगा, x टू द पावर n प्लस n, डिवीजन में n प्लस 1 प्लस c। ये c क्या है, कांस्टेंट। यदि हमको लिमिट नहीं पता ना तो हम कांस्टेंट एक यूज करते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है, ये मैथ वाले पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका रीजन हम बता भी देंगे आपको, आगे बता देंगे। आप फिलहाल ये समझिए कि इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे। इसका रीजन ये है कि कभी कभी ये टर्म जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आगे आकर समझ में आएगा। तो एक कांस्टेंट हुआ। अच्छा, हमने क्या किया, n में कुछ जोड़ा, वहां n में कुछ माइनस किया था एक, इसमें n में हमने ऐड कर दिया, और डिवीजन में n प्लस 1। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, देखिए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, हमको इंटीग्रेट करना है i बराबर y dx। ठीक है, ऑपरेशन करना है y dx। अब यहां पर i इज इक्वल टू y का वैल्यू x टू द पावर 4 dx, लिमिटिंग वैल्यू है नहीं, तो यहां पर x टू द पावर 4 प्लस 1, डिवीजन में 4 प्लस 1, और यहां प्लस c हो जाएगा कांस्टेंट। ये फाइनली i आया, समझ पा रहे हैं। तो फाइनली ऐड होकर क्या बन गया, ये i बराबर बराबर x पे पावर 5 बाई 5 प्लस c। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू आया। n में हमेशा ऐड कर देना है। तो अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन करें हम लोग, इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2, तो हमको क्या पता करना है, i कैसे मिलेगा, y इंटू डी एक्स से इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर y का वैल्यू x पर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, तो i इज इक्वल टू, अब यहां होगा x पे पावर 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, x टू द पावर 1 बाई 2 हुआ, और यहां पर क्या हुआ 1 बाई 2, तो i इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा, x टू द पावर रूट x आ जाएगा ऐसे, प्लस c। समझ पाए। इसी तरह इसका ऑपरेशन होगा। इसमें एक दो क्वेश्चन और हम देते हैं जो आप अभी बनाइएगा। q1 हो गया, 2 हो गया। इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 5 बाई 2, देन फाइंड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर x टू द पावर माइनस 1 बाई 3, देन फाइंड i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। पता कीजिए, तो ये सारे पहले इसको लिख लीजिए, एक मिनट पहले इसको लिख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। हाँ बोलो, टाइम हो गया है। अरे मम्मी को हमसे अभी क्लास निकलने के बाद हमसे बात करवाओ, मम्मी को, मम्मी डांटती है, जिससे लग रहा है खेलने जा रही है। हाँ हाँ, तो वो तो ये बात तो तभी खत्म हो जाएगा, मम्मी से बात करवा दो हमको। अच्छा, 11:30 तक था। नहीं नहीं ठीक है, अभी बात बिना बात की नहीं जान देंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, होमवर्क में कंप्लीट कीजिएगा इसको। रूट एक्स, अरे एक्स पावर 1 बाई 2, एक्स पावर 1 बाई 2 को रूट एक्स नहीं ले सकते हैं। तब कल मार्कशीट के साथ आना। तो ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा है, एक्स पावर 1 बाई 2 को रूट एक्स नहीं ले सकते। तो ये सब तो बेसिक पढ़ना है, बेसिक मजबूत रखिए।